फ्रांस abolishes monarchy and become a republic। दोस्तों अभी हमने देखा था कि फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका है और अब देखने पर लग रहा है कि फ्रांस में सब ठीक हो गया है, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं था। दोस्तों वैसे तो लुईस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर दिया था और उसे मानने से भी सहमत हो गया था, लेकिन अंदर ही अंदर उसको पता था कि उसकी पावर अब बहुत कम हो चुकी है। वो अपनी पुरानी ताकत और शान और शौकत को दोबारा पाना चाहता था। दोस्तों इसी के चलते लुईस 16 फ्रांस के पड़ोसी देश रशिया के राजा के साथ बातचीत करता है और सीक्रेटली डिस्कस करता है कि क्या फ्रांस में सब कुछ पहले जैसा हो सकता है या नहीं। दोस्तों ये जितने भी चेंजेस और रिवॉल्यूशन फ्रांस में पिछले कुछ सालों से हो रहे थे, उसको लेकर फ्रांस के कई पड़ोसी देश बहुत चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं उनके देश के लोग भी फ्रांस से प्रभावित होकर ऐसा कुछ उनके साथ न कर दें और राजा को अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़े। दोस्तों इसी डर की वजह से ये सभी देश 1789 से ही विचार कर रहे होते हैं अपनी सेना को फ्रांस में भेजने का, ताकि जितने भी रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं फ्रांस में उन्हें रोका जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि फ्रांस की नेशनल असेंबली को जैसे इस चीज की खबर पड़ती है वो रशिया और ऑस्ट्रिया पर अप्रैल 1792 में वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। दोस्तों इसी के चलते हजारों लोगों की भीड़ फ्रांस के अलग अलग प्रांतों से आती है और सेना में भर्ती होने लगती है। दोस्तों ये सभी लोग इस वॉर को पूरे यूरोप में मौजूद राजा और उनके राष्ट्रपति के खिलाफ देखते हैं। ये सभी लोग पेरिस में मार्च करते हुए आगे बढ़ते हैं और देशभक्ति के गीत गाते हैं। दोस्तों मर्सेल्स जो कि फ्रांस का नेशनल एंथम भी है आज के समय में, वो लिखा था पोएट रॉजेट डी लिस्ले के द्वारा और इसको पहली बार इन्हीं सैनिकों के द्वारा गाया गया था। दोस्तों इस जंग के चलते लोगों को आर्थिक यानी कि पैसों के रूप से बहुत सफर करना पड़ता है, जहाँ एक तरफ सारे घरों के पुरुष घर से दूर जंग पर थे, जिसके चलते घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां औरतों पर आ जाती हैं और घर चलाने के लिए औरतों को ही अब काम पर जाना पड़ता है। दोस्तों ये जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस में 1791 में बना था वो सपोर्ट करता था सोसाइटी के अमीर लोगों को, जिसके चलते कई लोग इसका विरोध करने की सोचते हैं और एक रिवॉल्यूशन की मांग करते हैं। और दोस्तों इन लोगों की आवाजों को सहारा मिलता है पॉलिटिकल क्लब्स के द्वारा। बेसिकली ये लोगों के द्वारा फॉर्म किए गए ग्रुप्स होते थे जहां लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर डिस्कशन और प्लान्स बनाया करते थे। दोस्तों ऐसा ही एक सक्सेसफुल पॉलिटिकल क्लब था जैकोबियन क्लब। इसको अपना नाम मिला था पेरिस में मौजूद सेंट जैकोब की फॉर्मल कॉन्वेंट या कहें तो रिलीजियस बिल्डिंग से। दोस्तों ऐसा नहीं है कि रिवॉल्यूशन में सिर्फ मैन ही एक्टिव थे, बल्कि औरतें भी इस समय में बहुत एक्टिव थी और वो भी खुद के पॉलिटिकल क्लब्स बना रही थी। और दोस्तों बात करें जैकोबियन क्लब की तो इसके ज्यादातर मेंबर बिलोंग करते थे सोसाइटी के गरीब सेक्शन से, जैसे कि छोटे मोटे दुकानदार, आर्टिशियंस, शू मेकर्स, सर्वेंट्स और डेली वेज वर्कर्स। दोस्तों इस क्लब को लीड करा जा रहा था मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर के द्वारा। दोस्तों जैकोबियन क्लब का एक लार्ज सेक्शन डिसाइड करता है लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स को पहनने का, जो कि डॉग वर्कर्स भी पहनते थे। ऐसा करने के पीछे उनका मकसद था खुद को सोसाइटी के फैशनेबल लोगों से अलग दिखाना, जैसे कि नोबल्स जो कि नी ब्रीचेस पहनते थे। दोस्तों ये तरीका था जैकोबियंस के लिए दर्शाने का कि नी ब्रीचेस पहनने वाले लोगों की मनमानी और नहीं चलेगी। और दोस्तों तभी से जैकोबियंस को सेंस क्लूटोस का नाम मिल गया, जिसका मतलब ये होता था दोज विदाउट नी ब्रीचेस, यानी नी ब्रीचेस ना पहनने वाले लोग। दोस्तों साथ ही जैकोबियंस लोग एक रेड कैप भी पहना करते थे जो कि लिबर्टी यानी कि फ्रीडम, आजादी को दर्शाता था। लेकिन ऐसा सब करना सिर्फ मेंस को ही अलाउड था, वुमेन्स को नहीं। दोस्तों साल 1792 की गर्मियों में जैकोबियंस प्लान बनाते हैं एक विद्रोह का, जो कि ब्रेड की बढ़ती कीमतें और ब्रेड की शॉर्टेज के खिलाफ होने वाला था। 10 अगस्त 1792 की सुबह ये सभी लोग हमला कर देते हैं पैलेस ऑफ टिवलिस पर और राजा के सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर देते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, ये खुद राजा को भी कई घंटों तक बंदी बनाकर रखते हैं और दोस्तों कुछ टाइम बाद ही पूरे राज परिवार को असेंबली के द्वारा वोटिंग से जेल में डाल दिया जाता है। और दोस्तों फिर फ्रांस में इलेक्शंस होते हैं, लेकिन एक बदलाव के साथ। अब से सारे मेंस जो कि 21 साल से या उससे ऊपर हैं उन्हें वोटिंग राइट दे दिया जाता है, जबकि पहले सिर्फ ऐसे मेंस को वोटिंग राइट था जिनके पास प्रॉपर्टी हो और जो 25 साल से ऊपर हो। लेकिन अब से इस लॉ को चेंज कर दिया गया और दोस्तों अब एक न्यू असेंबली इलेक्ट की जाती है जिसे कहते हैं द कन्वेंशन। दोस्तों 21 सितंबर को द कन्वेंशन फ्रांस से मोनार्की हटा देती है और डिक्लेयर करती है फ्रांस को एज अ न्यू रिपब्लिक, द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। और हम जानते हैं कि रिपब्लिक एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें कि गवर्नमेंट और उसके हेड को लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है और यहाँ कोई हेरिडिटरी मोनार्की नहीं होती, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बल्कि वो राजा बनेगा जिसको लोग चुनेंगे। दोस्तों फाइनली इतने रिवॉल्ट, वायलेंस और मेहनत के बाद लुईस द 16 को कोर्ट के द्वारा राजद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी जाती है 21 जनवरी 1793। दोस्तों इस दिन फाइनली लोगों की जीत होती है और डेला कॉनकॉर्ड नाम की जगह में जनता के सामने लुईस द 16 को गुलिटिंग कर दिया जाता है और साथ ही साथ कुछ टाइम बाद क्वीन मैरी एंटोनियट के साथ भी यही किया जाता है। दोस्तों 1793 से लेकर 1794 का जो पीरियड था उसे रीजन ऑफ टेरर बोला गया है, मतलब आतंक का शासन बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि जो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर था उसकी पॉलिसी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और डोमिनेटिंग थी। रॉबिस्पियर सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहता था, इसलिए रॉबिस्पियर क्या करता था कि अगर उसे किसी भी पर्सन का जरा भी डाउट होता था या वो उसके अगेंस्ट जा सकता था तो रॉबिस्पियर उसको सीधा जेल में डलवा देता था, चाहे वो एक्स नोबल्स हो, चाहे वो दूसरी पार्टी का मेंबर हो, चाहे वो क्लर्जी हो, चाहे वो उसकी खुद की पार्टी का मेंबर ही क्यों ना हो। अगर उसे ऐसा लगता था कि वो उसके अगेंस्ट जा सकता है तो वो उसे सीधा अरेस्ट करवा देता था और फिर कोर्ट में केस लड़ा जाता था। अगर वो व्यक्ति गिल्टी पाया जाता था तो उसे सीधा गुलिटिन कर दिया जाता था। गुलिटिन एक डिवाइस होता था जिसे उस समय पर फ्रांस के अपराधियों को सजा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसमें दो पोल होते थे और बीच में ब्लेड होता था जिससे उस क्रिमिनल को बीहेड कर दिया जाता था, मतलब बॉडी से सर को अलग कर दिया जाता था। मतलब बड़ा ही खतरनाक सा डिवाइस था। इस डिवाइस को गुलिटिन इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसको डॉक्टर गुलिटिन ने इन्वेंट किया था। दूसरी ओर रॉबिस्पियर की गवर्नमेंट क्या करती है, चीजों के प्राइसेस फिक्स कर देती है, क्योंकि रॉबिस्पियर इक्वालिटी लाना चाहता था। चीजों के प्राइसेस फिक्स होने की वजह से अब मार्केट में जो भी चीज बेची जाएगी उन्हें फिक्स रेट पर ही बेचा जाएगा और कोई भी सेलर जो फिक्स किए रेट है उससे ज्यादा रेट पर नहीं बेच सकता था। इस वजह से क्या होता है कि जो फार्मर्स और पीजेंट्स थे उन्हें भी अपनी क्रॉप्स को इन्हीं फिक्स प्राइसेस पर सेल करनी पड़ रही थी, जिससे किसानों को काफी ज्यादा लॉस हो रहा था। इसके अलावा रॉबिस्पियर ने इक्वालिटी लाने के लिए कई सारे कठोर स्टेप और भी लिए थे, जैसे कि उसने खाने पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। उसने कहा था कि सब एक ही तरह के आटे से बना हुआ ब्रेड खाएंगे। साथ में उसने बोलने पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि कोई भी सर और मैडम नहीं बोलेगा, सभी लोगों को इक्वालिटी के साथ ही सिटीजन के रूप में देखा जाएगा। इतना ही नहीं, रॉबिस्पियर ने चर्चेस को भी बंद करवा दिया और उनकी बिल्डिंग्स को बैरिक्स और ऑफिसेज में बदलवा दिया। रॉबिस्पियर की पॉलिसी इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट और मर्सिलियस थी कि खुद उन्हीं के पार्टी के मेंबर्स ही उनसे नफरत करने लग गए थे। जिसके बाद जुलाई 1794 में उसे कोर्ट में ट्राई किया जाता है, जिसमें वो कन्विक्टेड पाया जाता है और उसे नेक्स्ट डे ही गुलिटिन कर दिया जाता है, मतलब रॉबिस्पियर को भी मार दिया जाता है। अब क्या, अब तो रॉबिस्पियर भी मर गया, अब फ्रांस की गवर्नमेंट को आखिर कौन संभालेगा, आइए जानते हैं। डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। दोस्तों रॉबिस्पियर के मरने के बाद से जैकोबियन क्लब का डाउनफॉल शुरू होने लगता है, जिसके चलते जो फ्रांस के वेल्दियर मिडिल क्लास थे वो पावर में आ जाते हैं और फिर ये लोग फ्रांस का एक और नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं जिसके अकॉर्डिंग सिर्फ उन मेंस को वोटिंग राइट दिया जाएगा जिसके पास प्रॉपर्टी हो और वुमेन्स को कोई वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ ये लोग फ्रांस में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजाय एक और यानी कि टोटल मिलाकर 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बना देते हैं और फिर ये लोग 5 मेंबर्स की एक डायरेक्टरी बनाते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव यानी कि हेड ऑफ द स्टेट होती है। दोस्तों ऐसा सब करने के पीछे रीजन था कि किसी एक सिंगल लोग के हाथ में पावर ना दे दी जाए, बल्कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बीच पावर डिवाइडेड हो। लेकिन दोस्तों फिर भी यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। कभी ये 5 लोग आपस में किसी बात पर बहस करने लगते या कभी लेजिस्लेचर के साथ किसी डिसीजन को लेकर। इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते हमें राइज देखने को मिलती है एक मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे की। दोस्तों ऐसा नहीं था कि इस पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन में सिर्फ इवेंट्स और लड़ाइयां ही होती हैं, बल्कि न्यू आइडियाज जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ और फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, ये सभी आइडियाज निकल कर आते हैं जो कि बाद में पूरे यूरोप में फैलते हैं।